बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस, भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। शीर्षक जनपदों और महाजनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रश्न जनपदों और महाजनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था को संक्षेप में समझाइए। उत्तर 600 बीसी से 325 बीसी उत्तर भारत में प्रादेशिक राज्यों जनपद या महाजनपद के आगमन का प्रतीक है। इनमें से अधिकांश महाजनपद राज्य थे और उनमें से कुछ गैर राजशाही कुलीन वर्ग या सरदार गण संघ या गणराज्य थे। एक राजशाही व्यवस्था में राजनीति निस्संदेह उस राजा के इर्द गिर्द घूमती है जो एक विशेष शासक घराने वंशवादी उत्तराधिकार में पैदा होने के कारण सिंहासन पर बैठा हो। राजा एक विशिष्ट क्षेत्र पर एक विषय आबादी यानी प्रजा पर शासन करता है। जनपद, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा क्षेत्र जहां लोग या जन आकर बस जाते हैं, यह निश्चित रूप से सरदारों की तुलना में कहीं अधिक जटिल और अवैयक्तिक प्रणाली है जहां कबीले का मुखिया अक्सर कबीले के अन्य सदस्यों के साथ रिश्तेदारी के संबंधों से जुड़ा होता है। 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास कुछ बड़ी राजशाही शक्तियों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है जिन्होंने दुर्जय सेनाओं की कमान संभाली और अपने से कम समकालीनों को अपने अधीन कर लिया। इसलिए राजतंत्र या राज्य व्यवस्था में एक नियमित सेना की उपस्थिति का यथोचित अनुमान लगाया जा सकता है। यह भी कोई दुर्घटना नहीं है कि शासक को राज्य के प्रबंधन में नियमित प्रशासकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। बौद्ध विहित साहित्य हमें मगध महाजनपद के दो बहुत ही कुशल और उच्च कोटि के पदाधिकारियों के बारे में सूचित करता है, अर्थात वास्कर और सुनिधा, जिन्होंने शक्तिशाली राजा अजातशत्रु के अधीन सेवा की। उनके पिता बिंबिसार पहले से ही कई ग्रामीण स्तर के प्रशासकों द्वारा सेवा कर चुके थे। दूसरी ओर गैर राजशाही शाक्य वंश का स्पष्ट रूप से कोई एक शासक नहीं था, लेकिन 7707 राजा थे जो राजा नहीं बल्कि क्षत्रिय प्रमुख हुआ करते थे। सभा भवन यानी संथाग्रा में विज्जी के गणतंत्र में प्रशासन और राजनीति के मामलों पर खुलकर चर्चा और बहस होती थी। पाली विहित ग्रंथ हमें एक ही गणतंत्र में न्यायिक प्रशासन के 7 चरणों के बारे में पता चलता है। गणराज्यों में युद्धक सेना का एक सेनापति भी होता था। क्या गैर राजशाही कबीले के पास राजशाही जैसी बड़ी और मजबूत सेना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन थे, यह पता लगाना मुश्किल है। प्रशासकों और राज्य के अधिकारियों के महत्व को पहली बार स्पष्ट रूप से कानून और न्यायिक प्रणालियों द्वारा अर्थशास्त्र पर मान्यता दी गई थी, जो शासन कला पर एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राज्य प्रकृति से 7 महत्वपूर्ण तत्वों से बना है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व निश्चित रूप से शासक यानी राजा था, जिसके बाद दूसरा तत्व अमात्य यानी मंत्री था। प्राचीन भारत के सभी राजनीतिक सिद्धांतकारों ने समान रूप से माना कि अमात्य की तुलना में केवल शासक या राजा ही अधिक महत्वपूर्ण था, जो एक प्रशासक, राज्य के एक अधिकारी के लिए सर्वोच्च सत्ता होता है। कौटिल्य अमात्य की अपरिहार्यता की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि मंत्री की सहायता से ही शासन संभव है, एक पहिया एक वाहन को नहीं चला सकता। इसका स्पष्ट अर्थ है कि यद्यपि राजा निश्चित रूप से राजतंत्र या राज्य का प्रमुख था, वह प्रशासनिक अधिकारियों या अमात्यों की सहायता के बिना अकेले शासन नहीं कर सकता था। अधिकांश सैद्धांतिक ग्रंथ 3 शर्तों अमात्य, मंत्री और सचिव को विनिमय या पर्यायवाची शब्दों के रूप में माने गए। इस विषय में अर्थशास्त्र एक अलग राय प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार धोखे की परीक्षा यानी उपाधि में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर एक अमात्य की नियुक्ति की जानी होती थी। धन, भय, वासना और धार्मिकता से संबंधित धोखे की 4 ऐसी परीक्षाएं हुआ करती थी।
उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को वित्त विभाग में रखा जाएगा यदि वह धन से आकर्षित नहीं होता है। इस प्रकार किसी विशेष प्रशासनिक विभाग में अमात्य की नियुक्ति किसी दिए गए परीक्षण में उनके प्रदर्शन पर आधारित होती है। अर्थशास्त्र आगे अनुशंसा करता है कि जो व्यक्ति धोखे के सभी 4 परीक्षणों को पास करता है वह स्पष्ट रूप से एक अधिक सक्षम प्रशासक है और इसलिए उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार अर्थशास्त्र स्पष्ट रूप से एक मंत्री को एक साधारण प्रशासक से अलग करता है। अर्थशास्त्र में हम विभेदित वेतन संरचना के आधार पर प्रशासनिक कार्यालयों के उन्नयन का पहला प्रयास भी पाते हैं। दायरे के उच्चतम अधिकारी 48,000 पौंड यानी उस समय की मुद्रा के वेतन के हकदार थे, जबकि सबसे कम रैंक वाले अधिकारियों को प्रति वर्ष 720 पौंड का भुगतान किया जाता था। अधिकारियों की एक अन्य सूची में कौटिल्य ने क्षेत्र के 18 उच्चतम प्रशासकों का उल्लेख भी किया है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने जनपदों और महाजनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.